अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक। फिर आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में एनिमल्स की तरह जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, एग एंड स्पर्म, वो दोनों यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। एसेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट चाहिए होता था, सिर्फ एक गैमेट चाहिए था, यहाँ पे हमें बोथ चाहिए होंगे, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और एम्ब्रियो होगा। डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड सीड प्लांट्स लाइक स्पर्मेटोफाइट्स, इन सब में डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन। गैमीट फॉर्मेशन क्या होता है? जिसमें हमारे गैमीट्स यानी कि स्पर्म और एग बनता है। एंड फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब स्पर्म और एग फ्यूज होता है और एक एम्ब्रियो बनाता है, एक जानदार बनाता है, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इनमें क्या होता है? द स्पर्म आर लाइक लिटिल स्विमर्स, दे कैन मूव अराउंड द एंड फाइंड द एग। जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स है, इनमें जो है ना एग जो है ना एक जगह पे होता है, अपनी ओवरी में होता है। जो स्पर्म होता है ना वो स्विम करके जाता है अपने एग के पास, ठीक है। स्पर्म खुद अपना एग फाइंड करते हैं, उसको फर्टिलाइज कर देता है। लेकिन या it could be dew or rain, but water is the key to reproductive success. अच्छा, अब कह रही अब वो स्पर्म से स्पर्म की तो टांगे तो है नहीं कि वो जाए, तो ये स्पर्म जो है ना अक्सर विंड के थ्रू, अक्सर वाटर के थ्रू, ठीक है, ऐसी या कभी इंसेक्ट्स वगैरह के थ्रू ये ट्रांसफर हो जाता है अपने एग पर, फीमेल पार्ट पर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूसिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म हैव देयर ओन मेथड। ये हमने ऊपर किन के बारे में पढ़ा? ब्रायोफाइट्स। ये हमारा स्पर्म प्रोड्यूसिंग प्लांट्स का मैकेनिज्म था कि इनमें फर्टिलाइजेशन ऐसे होती है कि ब्रायोफाइट्स और टाइडोफाइट्स में, फिर इनको हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कहते हैं। हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है? हेप्लो कहते हैं हेप्लॉइड को, आपको बताई थी हेप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट्स का। इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करें हेप्लो क्या होता है। हेप्लो का मतलब है हेप्लॉइड, जिसमें न्यूक्लियस एन, एन। डिप्लॉइड का, डिप्लॉन्टिक का मतलब है डिप्लॉइड, जिसमें हमारे पास 2 न्यूक्लियस हो गए। हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब है कि हमारे पास मेल है, फीमेल है, दोनों के पास 1 1 न्यूक्लियस है,
वन न्यूक्लियस मेल के पास है, वन न्यूक्लियस फीमेल के पास है, ठीक है। और क्या होगा कि ये दोनों अभी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे मेट और फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल और फीमेल जब एग और स्पर्म जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगी, जब फर्टिलाइजेशन होगी, देन दे विल फॉर्म अ डिप्लॉइड। जब वन और वन ज्वाइन होगा तो क्या बनेगा, वन n plus 1n, it will form 2n which is a diploid। ठीक, तो इस पूरे साइकिल को हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इसमें हमारे पास जो है ना जो हेप्लॉइड गेमीटोफाइट, गेमीटोफाइट जो हमारे पास प्लांट्स हैं जिनमें गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन होते हैं, तो वो जो है ना गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उनमें रेगुलरली स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ये हमारे पास गैमीटोफाइट प्लांट्स में हो रहा होता है, जिसमें गैमीट्स बन रहे होते हैं। पहले वो हेप्लॉइड्स होते हैं, फिर वो गैमीट्स जो है ना एक दूसरे से फ्यूज होते हैं एंड दे फॉर्म अ डिप्लॉइड। और इसी पे ये डिप्लॉइड जब बनता है ना, फिर उससे आगे एम्ब्रियो बनता है और आगे न्यू प्लांट बनता है, सीड बनता है, सब कुछ होता है, सही। इस तरह जो है ना पूरा एक प्लांट ग्रो होता है। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, ठीक, जिनमें प्रॉपर एक फ्लावर बना हुआ होता है, फ्लावर के अंदर सब पार्ट्स होते हैं, ऐसे प्लांट को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। Major plant bodies sporophyte, which may be a herb, shrub, or a tree. Flowers are the reproductive part of these plants. जो फ्लावर होता है ना, वो एक्चुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके अंदर असल में सारे वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे स्पर्म और एग बना रहे होते हैं, एम्ब्रियो बना रहे होते हैं, जाइगोट बन रहा होता है, सब कुछ ना हमारे फ्लावर के अंदर होता है। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को समझेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कितना क्या है। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में कुछ स्पेशल टूल्स हैं, स्पेशल पार्ट्स हैं जिनकी हेल्प से रिप्रोडक्शन होती है। फ्लावर जनरली कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड पेडिकल। ये जो हम डंडी देखते हैं ना, इसको पेडिकल कहते हैं, नंबर वन, ठीक। हमारे पास है, दिस इज लाइक द फ्लावर स्टेम होल्डिंग इट अप। ये जो है ना स्टेम होता है फ्लावर का, जिस पे एक फ्लावर खड़ा हुआ होता है। At the top of the pedicle, there is a swollen part called thalamus. ये पार्ट जो आप देख रहे हो, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। ये जो थोड़ा सा स्वेल हुआ है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, इसको हम कहते हैं थैलमस। ये नंबर सेकंड ऑर्गन हो गया। फिर क्या होता है, इट्स लाइक द फ्लावर्स प्लेटफॉर्म। द थैलमस जनरली possesses 4 kind of parts called floral leaves, which are arranged in whorls, circles on the upper surface of thalamus. कह रही जो हमारे पास थैलमस है ना, उसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमारे थैलमस को होता है वॉल्स, यानी कि थैलमस के साथ जो ये वॉल्स को मैं आपको कैसे बताऊँ, ये जो फ्लावर की पत्तियां वगैरह है ना, इनको यू कैन से दैट, ठीक है, ये अरेंज हुए होते हैं, ठीक। द आउटर मोस्ट सर्कल इज कॉल्ड द कैलिक्स। कैलिक्स कहाँ है जरा देखते हैं, हम ये ढूंढते हैं इसमें। यस, हेयर। बेसिकली इसको हम सेपल्स कहते हैं। ये जो हमारा थैलमस है ना, आपने कोई फ्लावर देखा हो तो आपने देखा होगा कि जब वो बंद होता है तो एक उभरा हुआ सा कुछ होता है, और सारी प्लांट की पत्तियां जो है ना बिल्कुल एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं, और उनको एक चीज ने कवर किया होता है ग्रीन पत्तियों ने, ठीक है। उसके अंदर ये बंद होता है, जिसको हम अक्सर कली भी कहते हैं। कली क्या होता है, अनग्रोन अनओपन्ड फ्लावर को हम कली कहते हैं, ठीक। ये जो पत्तियां हैं जो फिर बाद में खुल जाती हैं और पूरा रोज खिलता है, तो उन पत्तियों को हम सेपल्स या कैलिक्स कहते हैं। ये भी थैलमस का ही पार्ट है, ये आउटर मोस्ट पार्ट कहलाता है। एक
इट्स मेड अप ऑफ ग्रीन लीव्स कॉल्ड सेपल्स। ये जो कैलिक्स है, ये जो ग्रीन पत्तों से बना हुआ है, इसको सेपल्स कहते हैं। एंड इट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव कवर फॉर द इनसाइड पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये एक प्रोटेक्टिव कवर की तरह होता है जो फ्लावर को तब कवर कर रहा होता है जब वो ग्रो नहीं हुआ होता पूरा, ठीक है। यानी जब एक कली बनी हुई भी होती है, पूरा फ्लावर नहीं खिला हुआ होता उस टाइम। जस्ट इनसाइड द कैलिक्स देयर इज अनदर सर्कल कॉल्ड द कॉरोला। जो हमारा कैलिक्स है उसके अंदर ही एक और हमारे पास सर्कल होता है पत्तियों का, उसको हम कोरोला कहते हैं। कौन सी सर्कल होता है? जब हमारी सारी पत्तियां जब बिल्कुल बंद होती, जो एक कली बनी हुई होती है ना, बर्ड जिसको कहते हैं। तो ये पहला जो हमारे पास होता है, वी कॉल इट थैलमस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कैलिक्स। ये जो ग्रीन वाले स्ट्रक्चर्स है ना, ये जो पत्तियां हैं, इसको हम कहते हैं कैलिक्स। इन सबको हम मिला के कैलिक्स कहते हैं। जिससे ये एक होता है उसको हम सेपल कहते हैं, ठीक। फिर उसके अंदर हमारे पास लेयर ऑफ पेटल्स होती है, इसको हम कहते हैं कोरोला, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोरोला। ये हमारे पास थैलस है। थैलस के ऊपर हम, ये सबसे पहली चीज है पेडिकल, फिर है थैलमस, फिर हमारे पास है ये जो सब जो ग्रीन ग्रीन लीव्स हैं, इनको हम कहते हैं, बेटे तो इनके फीचर्स है ना, तो अल्लाह ताला ने डिजाइन किया हर चीज ने। ये असल में लाइंस नहीं, इनकी वाटर वेन्स है, वाटर सप्लाई के लिए होता है, ठीक है। जैसे हमारी ही पूरी बॉडी पे लाइंस वगैरह हैं, तो वो हमारी नर्व्स हैं, वो हमारे सारे कैपिलरीज वगैरह हैं, तो इसमें भी तो कनेक्शन है ना, तो ये ग्रो कर रहे हैं। ओके, ये जो ग्रीन ग्रीन सब लीव्स हैं, इनको हम कैलिक्स कहते हैं। सिर्फ एक को सेपल और इन सारों को मिलाओ तो कैलिक्स। ये जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, इसको कोरोला कहते हैं। वैसे तो इनको पेटल कहा जाता है। एक ये जो है ना फ्लावर है, बहुत रंगीन रंगीन दिखता है, ये जो एक है इसको पेटल कहते हैं। लेकिन जब ये सब बंद होते हैं तो इनको कोरोला कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हम पढ़े थे, थैलमस हो गया हमारा, सेपल, पेटल, कोरोला भी हो गया, विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस कलर्ड फ्लोरल लीव्स कॉल्ड पेटल्स। मैंने आपको बताया कोरोला जब बंद होता है। एंथर और फिलामेंट मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, फिलहाल मैं सिर्फ फ्लावर का बाहर वाला स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है। जब ये थैलमस, जब हमारे पेटल सब बंद होते हैं तो उसको कोरोला कहते हैं, और जब वो खिलता है तो उसको पेटल कहते हैं। डीपर इनसाइड यू विल फाइंड एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। दो चीजें हमें मिलती है। जो एंड्रोशियम है वो असल में मेल पार्ट है, इसके अंदर सारे मेल पार्ट्स होते हैं। हम इनको एंड वी कॉल दैट स्टेमन, ठीक है, जिसपे सारे मेल पार्ट्स लगे हुए होते हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग पॉलन। जो मेल पार्ट होता है ना, वो बनाता है पॉलन्स। फिर राइट इन द सेंटर हमारे पास क्या होता है, गाइनोशियम होता है। गाइनोशियम जो है ना फीमेल पार्ट है। इसमें हमारे पास जो है ना something called the carpel or pistil. This is where the magic happens, where the new seeds are formed. जो मेल पार्ट है ना, जो हमारे पास एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन है, एंथर जिसमें आता है, ये सब जिसमें आता है, एंथर और फिलामेंट जिसमें आता है, वहां से हमें मिलेगा पोलन, ठीक है। मेल पार्ट इज एंड्रोशियम एंड इसमें हमारे पास होता है एंथर एंड फिलामेंट, और इन दोनों से हमें मिलेगा एक पोलन, ठीक है। और जो फीमेल पार्ट है ना, गाइनोशियम, उसमें हमारे पास क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। और ये जो पोलन है ना, ये इनके पास जाएगा, पोलन और एग जब फ्यूज होगा तो हमारे पास बनेगा एक सीड, ठीक है। ये सीड का बेबी है। तो यस, वी हैव गाइनोशियम। दिस इज वेयर फीमेल पार्ट्स आर कॉल्ड कार्पल पिस्टल। अच्छा, यहाँ पे मैजिक होता है, कौन सा मैजिक होगा, वी विल टेल यू दैट।
The calyx and corolla, the two outer circle, are like flower protectors. They keep everything safe inside but do not take part in reproduction. ये जो पत्तियां है ना प्लांट की, जो कैलिक्स है और जो कॉरोला है, ये कैलिक्स, ये वाली पत्तियां, और ये जो कोरोला है, ये जो बाहर की पत्तियां हैं, ये सिर्फ प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, इनका और कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ ये प्लांट की खूबसूरती और प्रोटेक्ट काम कर रही है। बाकी जो सारा काम है ना, वो ये अंदर की चीजें कर रही है। ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, फिलामेंट, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, ओवरी, ये सारी चीजें जो रिप्रोडक्शन होगी ना, असल में इस पार्ट से होगी, ठीक है। Yeah, so there are two uncertain. Okay, ठीक है, हो गया। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। अब हम असल बात पे आते हैं कि हमारा काम स्टार्ट कैसे हो रहा है। Each stamen consists of a long stalk, the filament, and a bilobed swollen tip called anther. साथ साथ ये जो हमारे स्टेमन है कंसिस्ट ऑफ, हम माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि हमारे पास मेल पार्ट आता है एंड्रोशियम, ठीक है। मेल पार्ट हमारे पास होता है एंड्रोशियम, ठीक है। उसमें हमारे पास आते हैं सबसे पहले स्टेमन। स्टेमन के अंदर दो चीजें, एंथर एंड फिलामेंट। मेल पार्ट है ये, ठीक है। ये जो स्टॉक आप देख रहे हो ना, जो डंडी है, ये है हमारे पास फिलामेंट, और इसके ऊपर जो है ना एक बाइलोब सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। बाइलोब क्या होता है? बाइलोब का मतलब है एक चीज में दो लोब्स बने हुए। ये जो एक सर्कल लग रहा है, लेकिन इसमें ये दो सेक्शंस बने हुए। आप लोग यहाँ पे भी देखोगे दो सेक्शंस टाइप की एक चीज बनी हुई। एक हमारे पास फिलामेंट है, स्टॉक जैसा, डंडा जैसा कुछ है, उसके ऊपर हमारे पास ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं एंथर। सही है। Okay, anther. In the anther lobes, four pollen sacs are present, microsporangia are present, that produce haploid pollen grain called microspore. ये जो हमारे पास फिलामेंट एंथर है ना, एंथर के अंदर हमारे पास चार सेक्शंस हैं जिनमें हमारे पास स्पोर्स बन रहे होते हैं, माइक्रोस्पोर्स बन रहे होते हैं, ठीक है। ये जो चार सेक्शंस हैं इनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, और इनके अंदर माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन्स प्रेजेंट होते हैं। pollen present inside एंथर, ठीक है। एंथर के अंदर चार सेक्शंस हैं, और उन चार सेक्शंस के अंदर हर सेक्शन में एक एक पोलन प्रेजेंट है, जिसको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। पोलन को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्यों कहते हैं? स्पोर तो पोलन को कहते हैं, और माइक्रोस्पोर क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत छोटा इन साइज होता है, ठीक है। तो ये हमारा मेल पार्ट जो है ना बनाएगा एक पोलन। फिर मेगास्पोर क्या है? Each carpel pistil consists of a sac-like structure in the bottom called ovary. अब जो ये हमारे पास जो एक कार्पल ये वाला सेक्शन नहीं, ये जो थोड़ा सा उभरा हुआ सेक्शन था जिसमें सेपल और पेटल्स वगैरह सब आ रहे थे, अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास ये जो थैलस वाला पार्ट था, इसके अंदर हमारे पास ये जो उभरा हुआ सेक्शन है ना, इसके अंदर हमारे पास सारे फीमेल ऑर्गन्स मौजूद है, गाइनोशियम जिसको हम कह रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी प्रेजेंट होगा। ये हमारे फीमेल ऑर्गन्स हैं। ये जो सबसे नीचे वाली जगह है ना, ये वाली, ये इसमें क्या है? इसमें हमारे पास है ओवरी, ठीक है। फिर ओवरी के ऊपर जो है ना हमारे पास एक लंबा सा स्ट्रक्चर है, स्टॉक टाइप, उसको हम कहते हैं स्टाइल। ओवरी है, ओवरी के ऊपर से निकला स्टाइल, ठीक है। And the swollen tip present on the style is called stigma. अब ये जो स्टाइल के ऊपर जो ये थोड़ा सा और मोटा सा swollen सा सूजा हुआ जो ये स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। पहले आती है ओवरी, फिर आता है स्टाइल, फिर आता है स्टिग्मा, ठीक है। The ovary contain one to numerous ovules, megasporangia. ये जो ओवरी है ना, ओवरी के अंदर हमारे पास जो है ना
बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, जिसको हम ओव्यूल क्या होता है, वो बैग है जिसमें हमारा मेगास्पोर सेव रखा हुआ, ठीक है। काफी सारे हमारे पास मेगास्पोरेंजियास हैं, बैग्स हैं ओवरी के अंदर। ये एक लार्ज ओवरी है, ओवरी के अंदर हमारे पास ओवरी बैग्स हैं। तो यू कैन से मेगास्पोर के बैग्स हैं के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं हमारे पास, विच आर अ टाइप ऑफ बैग जिसमें हमारे पास मेगास्पोर्स प्रेजेंट है। Numerous megaspores, each ovule possess one spore mother cell that undergoes meiosis to produce 4 megaspores. हर इसके अंदर जो है ना हमारे पास और मेगास्पोर्स मौजूद है, जो कि हमारा एक एग बनाने में हेल्प आउट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक मेगास्पोर बन जाता है। बहुत सारे मेगास्पोर्स होते हैं, लेकिन एक कोई मेगास्पोर होता है जो असल में आगे जाके फर्टिलाइज होगा और उससे हमारा सीड बनेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ, ये हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर है मेल एंड फीमेल उसका। Each stamen consists of a long stalk, the filament, and bilobed swollen tip called anther. हमें पता है ये चीज, एंथर क्या होता है, दिस। ये हमारे पास एक लॉन्ग सा फिलामेंट है, ठीक है, और उसके ऊपर बाइलोब सा एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको हम एंथर कहते हैं, ठीक है। और एंथर के लोब्स के अंदर हमारे पास 4 सैक्स होते हैं, बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, जिसके अंदर हमारे माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे, इट्स अ बैग, ओके। और फिर इनके अंदर हमारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जिनको हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं, ठीक है। दे आर हैप्लॉइड, यानी कि 1 न्यूक्लियस कंटेनिंग होते हैं, और थ्रू मियोसिस ये बनते हैं। इस तरह हमारा माइक्रोस्पोर बनेगा। फिर आता है ईच कार्पेल और पिस्टल कंसिस्ट ऑफ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इन बॉटम कॉल्ड ओवल। ये माइक्रोस्पोर जो है ना, दिस इज इन मेल पार्ट, माइक्रोस्पोर होता है मेल में, एंड मेगास्पोर होता है फीमेल में, मेगास्पोर इन फीमेल, ठीक है। ओके, तो ये जो सारा स्ट्रक्चर था ये मेल स्ट्रक्चर था। फीमेल स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ये सारा प्रेजेंट है। स्टिग्मा यहाँ है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओके। ईच कार्पेल और पिस्टल कंसिस्ट ऑफ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। हमने देखा था कि ये पिस्टल्स हैं, ये लीव्स हैं, हमारे फ्लावर के पेटल्स हैं, और ये कार्पल्स हैं, है ना, ये ग्रीन ग्रीन जो होते हैं। इनके अंदर इनक्लोज होता है हमारे ये वाला स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ओवरी। दिस स्ट्रक्चर हमारे कार्पल और मेटाकार्पल्स के अंदर सिक्योर होके हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं ओवरी। अब ओवरी के पास क्या है, अ लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, जिसको हम स्टाइल कहते हैं। ये ओवरी है, ओवरी के पास से लॉन्ग से स्ट्रक्चर निकल रहा है, इसको हम स्टाइल कहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर एक स्वोलन टिप है, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। कैन यू सी दिस, ये जो स्वोलन टिप है थोड़ा सा उभरा हुआ है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। द ओवरी कंटेन्स 1 to numerous ओव्यूल्स। जो हमारी ओवरी है उसके अंदर एक और एक से ज्यादा ओव्यूल्स यानी मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ओव्यूल क्या है, ओव्यूल हमारा बैग है, मेगास्पोरेंजिया है। जैसे हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया था इन मेल, इसी तरह हमारे पास मेगास्पोरेंजिया है इन फीमेल बॉडी, ठीक है। और मेगास्पोरेंजिया को दूसरे वर्ड्स में हम ओव्यूल भी कहते हैं। अब हर ओव्यूल के अंदर जो है ना हमारे पास मदर सेल्स यानी स्पोर्स प्रेजेंट है, स्पोर्स, ठीक है। जैसे हमारे पास माइक्रोस्पोर्स से पोलन ग्रेन्स थे मेल पार्ट में, उसी तरह हमारे पास मदर सेल्स हैं, स्पोर्स हैं इन आर फीमेल पार्ट, जिनको हम मेगास्पोर्स भी कहते हैं। इनको मेगास्पोर क्यों कहते हैं, मेगा का मतलब होता है बड़ा, ये थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। और 4 मेगास्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे 4 पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं मेल पार्ट में, ठीक है।
तो आउट ऑफ 4 इन चारों में से सिर्फ एक ऐसा स्पोर होगा जो सरवाइव करेगा और आगे वो जाके पॉलिनेट होगा, फर्टिलाइज होगा, राइट। फिर आता है पॉलिनेशन का पार्ट। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन में इन एक्चुअल माइक्रोस्पोर जब हमारा बन जाता है तो जो हमारा बैग होता है ना, जब एक बैग है हमारा, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स बन गए, ठीक है, होता है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया बैग है, इसके अंदर हमारे पास माइक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है। ये विथ टाइम, जब ये टाइम पूरा हो जाता है तो ये बैग बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। और जो भी हमारे माइक्रोस्पोर्स अंदर बने थे ना, वो ट्रांसफर हो जाते हैं एंथर से कहाँ पर, कार्पल की तरफ, यानी कि मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, सही है। जो मेल के स्पोर्स है, माइक्रोस्पोर्स, वो कहाँ चले जाएंगे, फीमेल कार्पल पर जाके गिर जाएंगे, स्टक हो जाएंगे हवा के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू, किसी भी तरीके से, ठीक है। दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन असल में होता क्या है, जो हमारा स्पोर्स बन गए ना, मेल स्पोर्स बन गए, उनको फीमेल पार्ट पर जाकर अटैच करवाना इज पॉलिनेशन। एंड द माइक्रोस्पोर ड्यूरिंग द पॉलिनेशन आर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। हम ये नहीं कहते कि माइक्रोस्पोर जाके फीमेल पार्ट पे गिरता है, बल्कि वी से कि पोलन ग्रेन्स होते जो इंसेक्ट और हवा के थ्रू फ्लाई करके, उड़ के या किसी भी अदर मीडियम के थ्रू जाके हमारे फीमेल पार्ट पर अटैच हो जाते हैं। इफ द पॉलिनेशन अकर्स विद इन द सेम फ्लावर, अच्छा ये चीज भी समझ लेते हैं कि अगर एक ही फ्लावर है, एक ही रोज है मेरे पास, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बने और उसी के स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं, तो क्या है, वो सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि वो एक ही रोज के अंदर हो रहा है ना, एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। लेकिन अगर मेरा एक रोज है, दूसरा, तीसरा, एक पॉट में 3-4 रोजेस है, और मेरे एक रोज के पॉलन ग्रेन्स गिर के, उड़ के, बाय एनी मीन्स जाके दूसरे प्लांट के रोज पर गिरते, तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन से हमें ज्यादा जो है ना वास्ट वैरायटी मिलती है प्लांट्स की, फ्लावर्स की, यानी कि उनमें जेनेटिक चेंजेस ज्यादा आते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। अब इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या चीज है। जो गैमेटोफाइट है असल में क्या होता है, ये बनते हैं माइक्रोस्पोर से, और दे आर एक्चुअली पोलन ग्रेन्स, बट अब इनमें ट्यूब सेल्स और 2 मेल गैमीट्स भी फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। Basic definition is कि male gametophyte is a pollen grain in flowering plants that develops from a microspore and produces male gametes. Gametophyte है, नाम से ही याद रखेंगे कि जो हमारा मेल पार्ट था ना, जो पोलन ग्रेन था ना, वो अब आगे जाके चेंज हो जाएगा इनटू अ मेल गैमेट, मेल स्पर्म, तो उसको हम कहेंगे मेल गैमेटोफाइट। क्योंकि पोलन ग्रेन डायरेक्टली जाके फर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकता, पोलन ग्रेन पहले खुद को चेंज करेगा इनटू अ मेल गैमेटोफाइट, यानी कि इनटू अ मेल गैमेट, और फिर उसके बाद वो जाके फर्टिलाइजेशन करवा सकता है। आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, जो हमारा पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होगा ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ मेल गैमेटोफाइट। जर्मिनेट का मतलब है कि यानी कि उसमें फर्दर चेंजेस होंगी, ठीक है। और स्टिग्मा हमने पढ़ा था ना कि स्टिग्मा है, स्टाइल है, फिर जाके ओवरी होती है ना। तो ये जो माइक्रोस्पोर है, जो पोलन ग्रेन यहाँ पे आके गिरा था, ये यहाँ पर जर्मिनेट होगा और विद सम टाइम ये जो है ना चेंज हो जाएगा इनटू अ मेल गैमेटोफाइट, यानी कि पोलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट में चेंज हो जाएगा, राइट। फिर क्या होगा, इन दिस प्रोसेस द माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। अच्छा, अब जो ये हमारा पोलन ग्रेन होगा ना, ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होगा, इसमें होगा क्या असल में, जो हमारा माइक्रोस्पोर होगा ना, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन यानी कि
ये जो है ना माइटोसिस होगी इसकी। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल होता है वो डिवाइड हो जाते हैं 2 सेल्स में ना, यानी कि 2 न्यूक्लियस वगैरह बन जाएंगे। उन 2 न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे एक्चुअली, एक होगा हमारा ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस, एक होगा हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, 2 न्यूक्लियस हमारे बन रहे हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जनरेटिव न्यूक्लियस, जो कि फर्दर डिवाइड होंगे और ये फिर स्पर्म बनाएंगे, 2 स्पर्म्स बनेंगे इन दोनों न्यूक्लियाई से। द ट्यूब न्यूक्लियस क्या करेगा, सबसे पहले इट विल कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। अब हमें पोलन ट्यूब की क्या जरूरत है, पोलन ट्यूब की हमें ये जरूरत है कि जो हमारा स्पर्म बनेगा ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा स्पर्म बना, अब वो ना एक पोलन ट्यूब बनाएगा ताकि वो ट्रेवल कर सके और जाए न्यूक्लियस के अंदर, ओवरी के, ओवरी में जो हमारे मेगास्पोर्स थे ना उनके न्यूक्लियस के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करवा सके। लाइक उन्हें एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक ट्यूब न्यूक्लियस बनेगा और एक जनरेटिव न्यूक्लियस बनेगा। ट्यूब न्यूक्लियस क्या करेगा, कंट्रोल करेगा फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब which microspore passes down through the style and ultimately penetrate into the ovule। मैंने आपको बताया ना कि एक रास्ता बनाएगा जिससे क्या होगा, स्टेमन पे जो हमारा स्टिग्मा पे जो हमारा पोलन ग्रेन गिरा था वो जब गैमीटोफाइट में कन्वर्ट हो गया, अब वो एक ट्यूब बनाएगा और वो ट्यूब उस रास्ते से कहाँ तक जाएगा, हमारे ओव्यूल के पास जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर खुद को पेनिट्रेट करवा देगा। दिस होल स्ट्रक्चर दैट कंप्राइजेस माइक्रोस्पोर बॉडी, पोलन ट्यूब, ट्यूब न्यूक्लियस एंड 2 स्पर्म न्यूक्लिया इज रेफर्ड टू एज द मेल गैमेटोफाइट। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया ना, जिसमें हमारे पास माइक्रोस्पोर बॉडी यानी कि हमारा पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब, ये जो ट्यूब बनी है ट्यूब न्यूक्लियस से, ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म न्यूक्लिया, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती है, मेल गैमेटोफाइट बनाती है। कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 4, 4 चीजें हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, तो मेल गैमेटोफाइट में क्या क्या चीजें आएंगी, माइक्रोस्पोर बॉडी, पोलन ट्यूब, ट्यूब न्यूक्लियस एंड 2 स्पर्म्स, ठीक है, ये 4 चीजें जब मिलेंगी तब हमारा एक मेल गैमेटोफाइट बनेगा। और मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट हमारा वो स्ट्रक्चर होता है जिससे मेल्स जो है ना आगे रिप्रोडक्शन करवा सके। इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स, ठीक है, ताकि आगे इससे फर्टिलाइजेशन हो सके। है क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट क्या चीज है, जैसे मेल गैमेटोफाइट बना है, जो हमारा पोलन ग्रेन था वो कन्वर्ट हुआ, गैमीट बना, स्पर्म बना, ताकि वो आगे जाके हमारे फीमेल एग को फर्टिलाइज कर सके। उसी तरह जो हमारा फीमेल का जो ओवरी था, ओव्यूल था, उसके अंदर भी तो मेगास्पोर था ना, एग तो नहीं था अभी फिलहाल, तो उस मेगास्पोर में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हमें करनी पड़ेंगी ताकि वो एक सेक्स सेल बन सके और वो फर्टिलाइज हो सके, ठीक है। तो क्या चेंजेस होंगे, वी विल स्टडी दैट। Meanwhile, the nucleus of functional megaspore in the center of ovule divide 3 times। जो हमारा ओव्यूल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा मेगास्पोर का। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम just hard work, they come from consistency, smart strategy and proper revision। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की।
वो 3 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है। जो हमारा मेगास्पोर का न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा 3 टाइम्स बाय माइटोसिस, और जिसकी वजह से हमारे पास 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। मेल में क्या हो रहा था, मेल में हमारे सिर्फ 2 बार डिवाइड हुआ है, और उससे हमारे पास 2 स्पर्म न्यूक्लियाई मिल गया हमें। एक एक ट्यूब न्यूक्लियाई और एक जनरेटिव न्यूक्लियाई मिला है ना, 2 बार डिवीजन हुआ। यहाँ पर हमारे पास 3 डिविजन हुई हैं, जिसके बदले में हमें 8 न्यूक्लियाई मिले हैं। और अब वो 8 न्यूक्लियाई उसी ओवरी के अंदर है, अरेंज हुए हैं। किस तरीके से? 3 nuclei out of 8 migrate to one end of the ovule. The center one of them become egg, while 2 side ones are called synergids. क्या हुआ इसमें मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ओवरी है, ठीक है। इस ओवरी में हमारे पास 2 न्यूक्लियस यहाँ आएंगे और 3 न्यूक्लियस हमारे पास यहाँ पर आएंगे, और 3 न्यूक्लियस हमारे पास इस एंड पर आएंगे, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि 3 न्यूक्लियाई आउट ऑफ 8, 3, 6, 7, 8, ये टोटल 8 बन गया हमारे पास। द सेंटर वन ऑफ देम बिकम्स एग। ये जो सेंटर वाले हैं ये हमारे एग्स बन जाएंगे। 2 साइड ones are called synergids. 3 other nuclei migrate at another end of the ovule and act as antipodals. इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ठीक, ये हमारे बन जाते हैं पोलर न्यूक्लियाई बीच वाले। 3 एंटीपोडल्स होते हैं। दीज आर 3 cells present at the opposite end of the embryo sac. ये जो है ना, इनको हम कहते हैं एंटीपोडल्स। ये भी एंटीपोडल्स हैं, ठीक है। और ये जो बीच वाले हैं इनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ओके। ठीक है, हमारे पास दो हमारे पास एंटीपोडल्स होते हैं। 6 जो टोटल है ना, जो साइड पर है, जो एक इस एंड पर है और एक इस एंड पर है, ये एंटीपोडल्स हैं, यानी कि ये बिल्कुल साइड पर है। और जो 2 बीच वाले होते हैं ना, उनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। और यहाँ पर एक्चुअली ना फर्टिलाइजेशन होगी। Three antipodals, 2 synergids, 2 polar nuclei. और सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एन एग इज रेफर्ड टू एज अ फीमेल गेमेटोफाइट। ये जो पूरा बन गया ना, जिसमें हमारे पास 8 न्यूक्लियस आ गए, ये क्या है एक्चुअली, ये हमारे वो बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड अ फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट में क्या होता है? देयर आर 2 synergids for guiding the pollen tube. There are antipodals for nutrition and 2 polar nuclei for the endosperm formation. अच्छा, एंटीपोडल्स तो हमने इन्हें कह दिया, पोलर न्यूक्लियाई हमने इधर कह दिया। अब इस वाले को हम जो है ना एक्चुअली, वेट, सिनर्जिड्स का मैं आपको अभी बताती हूँ। दे कैन बी एंटीपोडल्स, बट क्या होता है कि इनमें जो 2 है ना, उन 2 को हम कहते हैं सिनर्जिड्स। क्यों कहते हैं हम इन्हें सिनर्जिड्स? क्योंकि यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन होगी, डबल फर्टिलाइजेशन। जब हम पढ़ेंगे यू विल गेट द मोर क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ इट। इसको हम सिनर्जिड्स कहते हैं बेसिकली। ये जो है ना पोलन ट्यूब को गाइड करते, जो हमारा पोलन ट्यूब नहीं बना था जिससे हमारा मेल स्पर्म आएगा, एक्चुअली ये उसकी गाइडिंग के लिए एक रास्ता बनता है। ओके, नाउ सी, लेट मी रिपीट दिस कॉन्सेप्ट अगेन। जो हमारा फीमेल गेमेटोफाइट होगा उसमें क्या होगा? टोटल 8 न्यूक्लियस है हमारे पास।
जिसपे से at one end of the ovule the central one of them become egg. एक तो हमारा एग बन जाएगा, ये वाला जो है ना हमारा ये एग बन जाएगा क्योंकि फर्टिलाइज हो जाएगा। फिर उसके बराबर में जो दो बच जाएंगे उनको हम कहेंगे सिनर्जिड्स, ठीक है। एग बनेगा, सिनर्जिड्स बनेंगे, फिर 3 अदर न्यूक्लियाई होंगे, वो इधर साइड पर आ जाएंगे, उनको एंटीपोडल्स कहेंगे। एंड जो बीच में दो बन जाएंगे उनको हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। और इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता है, एक फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है। हमारे पास जो अगर कोई क्वेश्चन करे आप लोगों से कि फीमेल गैमेटोफाइट का क्या स्ट्रक्चर है या एम्ब्रियो सैक का क्या स्ट्रक्चर है, तो व्हाट यू गाइस विल राइट, 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस एन एग, ठीक। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, इन्फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये चीज क्या है इसको देखते हैं। When the pollen tube penetrate the ovule, one sperm nucleus is fused with the egg to form diploid zygote. जब हमारा पोलन ट्यूब, हमने पढ़ा था ना कि जब हमारा ये पोलन ट्यूब बनेगा, जो हमारा मेल माइक्रोस्पोर था, वो जब गैमीटोफाइट बनेगा, तब उसके पास एक पोलन ट्यूब भी बन जाएगी, पोलन न्यूक्लियस बनेगा, नहीं, उसके पास एक ट्यूब न्यूक्लियस बनेगा जिससे हमारे पास पोलन ट्यूब बनेगी। अब इस पोलन ट्यूब से क्या होगा, ये पोलन ट्यूब अपना रास्ता बनाएगा टिल दिस एग ओवरी, ठीक है। ये पोलन ट्यूब जो हमारा है, पोलन ट्यूब बनेगा, वो पेनिट्रेट हो जाएगा ओव्यूल में, सही है। ओव्यूल में वो फिक्स हो गया, फिट हो गया। अब जो एक स्पर्म न्यूक्लियस है, वन स्पर्म न्यूक्लियस ऐसा होगा जो आएगा नीचे उस पोलन ट्यूब के थ्रू और फ्यूज करेगा विद एग, एग के साथ फ्यूज हो जाएगा ताकि वो बना सके एक डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट सेल होता है ना, जिससे फिर आगे हमारा एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो हमारा स्पर्म आया, वो फ्यूज हो गया किसके साथ, एग के साथ फ्यूज हुआ एंड फॉर्म अ जाइगोट, ठीक। फिर क्या हो गया, अदर स्पर्म न्यूक्लियस इज फ्यूज्ड विद पोलर न्यूक्लियाई। अब हमें पता था ना कि दो स्पर्म सेल्स बनेंगे, एक तो आ गया एग के साथ फर्टिलाइज हो गया और दूसरा क्या करेगा, दूसरा जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा टू मेक अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब हमने ये पढ़ा था ना स्ट्रक्चर ऑफ जिसमें हमारे पास 3 एंटीपोडल्स थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे एंड 2 सिनर्जिड्स और एक एग था। एक तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई एग प्लस स्पर्म, ठीक है। और एक जो है ना हमारा एक स्पर्म यहाँ पर आएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक स्पर्म हमारा फ्यूज होगा, उससे क्या होगा, ये जो है ना ये 2 है, ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है, ये फिर ट्रिप्लॉयड बन जाएगा, 3 न्यूक्लियस आ जाएंगे इनके पास। 3 न्यूक्लियस आने की वजह से क्या बन जाएगा, ये एक एंडोस्पर्म बन जाएगा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म जो है ना हमारा फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। आगे जैसे जैसे हमारा फ्लावर वगैरह बड़ा होगा ना, उसको जो एनर्जी और फूड वगैरह प्रोवाइड करेगा ना, ये एंडोस्पर्म करेगा। ये एक स्टोरेज सेल आप इसको कह सकते हो, फूड स्टोरिंग सेल आप इसको कह सकते हो। वन मेल गैमेटोफाइट कंट्रीब्यूट 2 स्पर्म सेल्स, हमें समझ आई, एक गैमेटोफाइट बना, उससे 2 स्पर्म सेल्स बन गए, ठीक है हमारे। वो 2 स्पर्म सेल्स फर्टिलाइजेशन करेंगे, कौन सी, अब अगर एक स्पर्म सेल यूज होता तो वो सिंगल फर्टिलाइजेशन होती, लेकिन यहाँ पर 2 स्पर्म सेल्स यूज हो रहे तो ये डबल फर्टिलाइजेशन हुई। और डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही, एक न्यूक्लियस तो फर्टिलाइज नहीं हो रहा ना, एक हमारे पास एंडोस्पर्म बन रहा है और एक हमारे पास जाइगोट बन रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो, मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेल
पार्ट है ना, उससे हमें मिलेंगे 2 स्पर्म्स। जो फीमेल पार्ट होगा ना, उससे हमें मिलेंगे 8 न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है फीमेल गैमेटोफाइट का कि यहाँ पे 3 एंटीपोडल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जिड्स और एक हमारे पास वो बनता है एग। क्या है? ठीक। अब क्या होगा, अब हमारा स्पर्म आएगा, पोलन ट्यूब है हमारा, पोलन ट्यूब के थ्रू हमारा स्पर्म आया। यहाँ पे हमारे पास ये रखा हुआ है, यहाँ पे 3 और ये यहाँ पे भी 3। ठीक है, हमारा स्पर्म आया पहले, सबसे पहले वो आके क्या करेगा, इस वाले को फर्टिलाइज करेगा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले में पहले ऑलरेडी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, स्पर्म भी आया इसके पास, स्पर्म ने भी अपना न्यूक्लियस दिया। पहले ये 1n था, 1 न्यूक्लियस था, अब ये 2n हो गया, डिप्लॉयड बन गया। ठीक है, जो डिप्लॉयड होता है उसको क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, खैर ये हमारी होगी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या चीज है, अब एक स्पर्म आया, अब हमारे स्पर्म नंबर 2 आएगा। अब जो हमारा स्पर्म नंबर 2 है ना, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा। स्पर्म नंबर 2 कहाँ फ्यूज होगा हमारा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई है जो ऑलरेडी 2n यानी डिप्लॉयड है। ठीक है, बीच में रखा हुआ था। अब हमारे पास स्पर्म आया, इसके पास स्पर्म क्या करेगा, अपना 1n एक न्यूक्लियस भी इसको दे देगा। अब ये क्या बना, 2n + 1n क्या बना हमारे पास, 3n। ये जो 3n वाली चीज बनी है ना, 3 न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड, और ट्रिप्लॉइड को हम क्या कहते हैं इन एक्चुअल, ट्रिप्लॉइड इज एक्चुअली हमारा एंडोस्पर्म। प्लॉइड इज एक्चुअली कॉल्ड एंडोस्पर्म। This whole process is called double fertilization. क्लियर? डबल फर्टिलाइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि एक स्पर्म आएगा पहले, वो हमारे इस एक एग्स एक न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, और दूसरा स्पर्म आएगा, वो हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेंगे। तो एक टाइम पे जब हमारे 2 जगह स्पर्म आके अटैच हो रहा है, 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रही है, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, डिप्लॉयड 2n जाइगोट बनेगा। डिप्लॉयड यानी 2 न्यूक्लियस वाला जाइगोट प्लस 3 न्यूक्लियस ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। जाइगोट का फंक्शन होता है, उससे आगे एम्ब्रियो बनेगा, बेबी प्लांट बनेगा। और एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन है, ये फूड स्टोरेज करवाएगा, फूड स्टोरेज। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने पढ़ लिया कि हमारा वो कैसे बना, हमारा मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बना, और उनमें फर्टिलाइजेशन कैसे हुई, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुई। वी आर डन टिल हियर। ठीक है, सो एंजियोस्पर्म सीड्स आर मेड अप ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एंजियोस्पर्म हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं, जिनमें हमारी फर्टिलाइजेशन वगैरह हो रही होती है। ठीक है, मैं 4:15 पे एंड कर दूंगी, डोंट वरी। ओके, सो एम्ब्रियो में क्या होगा, हमारा जो सीड है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहली चीज हमारा आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, दिस पार्ट इज एक्चुअली कम्स फ्रॉम द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। हमने पीछे पढ़ा कि जब हमारा जाइगोट बनता है, जाइगोट क्या होता है,
जब हमारे स्पर्म और एग फ्यूज होता है तो हमारे पास 2n डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट हमारा पहला सेल होता है जिससे आगे हमारा बेबी प्लांट बनता है जो कि फिर फुल ग्रो होता है। सही है। तो सबसे पहली चीज हमारा एम्ब्रियो बनता है, जो बेबी का सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है ना वो बनता है। फिर आता है हमारे पास एंडोस्पर्म, जो हमारे पास 3 न्यूक्लियस वाला ट्रिप्लॉइड बना था। It is like a storage space for food and comes from a special cell inside the seed. ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था जो पोलर न्यूक्लियाई थे, 2 जो थे, जब एक स्पर्म उसके पास गया, डबल फर्टिलाइजेशन हुई तो हमारे पास ट्रिप्लॉइड 3n एंडोस्पर्म बना। फिर हमारे पास आता है सीड कोट। हमने पढ़ा था ना, ये हमारे पास इसके अंदर एक ट्रिप्लॉइड है और एक डिप्लॉइड है और ये हमारा सीड कोड है, ये हमारा सीड बन जाएगा। सीड कोड क्या होता है? हमारे लास्ट पार्ट होता है जो हमारे सीड को प्रोटेक्ट करता है। इट्स लाइक अ जैकेट, ठीक है। और एंड इट डेवलप्स फ्रॉम द आउटर पार्ट दैट यूज्ड टू रैप अराउंड द सीड व्हेन इट वाज द पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि ये हमारे एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन जैसी कवरिंग अल्लाह ताला ने बनाई है, ठीक है। द सीड कोट कैन बी थिन लाइक पेपर, इतना पतला भी हो सकता है जैसे कागज, जैसे पीनट्स वगैरह को होता है, आसानी से छिल जाता है, निकल जाता है। और इतना टफ और थिक भी हो सकता है जैसे कोकोनट का होता है। कोकोनट का तो इतना थिक होता है लाइक वी हैव टू ब्रेक इट प्रॉपरली विद अ टूल, है ना। और इससे क्या होता है कि हमारा बेबी प्लांट होता है वो अंदर से प्रोटेक्टेड होता है, सेफ होता है। जो कोकोनट है वो पूरा एक सीड है हमारा, है ना, इतना बड़ा सीड होता है जो अंदर उसका सारा फ्रूट वगैरह हमारे पास होता है दैट वी ईट, ठीक है। और ये जो हमारे पास प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, व्हाट इट डू, इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग हार्म्ड एंड इट एक्चुअली प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्राइंग आउट। जो हमारा सीड है उसको खुश्क होने नहीं देता। जब प्लांट या सीड मुरझा जाता है तो वो यूजलेस हो जाता है ना, जब उसमें कोई जिंदगी ही नहीं बची तो वो आगे ग्रो कैसे करेगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है वो क्या है? दैट इज कॉल्ड हाइलम। हाइलम क्या है? एक्चुअली ये जो है ना, सीड पर एक छोटा सा स्पॉट है, एक मार्क है, एक निशान सा बना हुआ होता है सीड कोट पर। और ये असल में वो पॉइंट है जहां पर हमारा सीड अटैच होता है टू द फ्रूट, ठीक है, हमारे फ्रूट या प्लांट से कनेक्टेड होता है। तो पहली चीज हमारे पास आती है हाइलम। हाइलम में क्या हो रहा है हमारे पास? इट इज अ स्मॉल स्कार। ये एक छोटा सा दाग टाइप का एक हमारे पास होता है, ठीक है, जो सीड को फ्रूट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने कभी लोबिया देखा है, लोबिया भी तो एक सीड है ना, लोबिया पे भी एक छोटा सा व्हाइट कलर का ऐसा स्पॉट होता है, उसको हाइलम कहते हैं। फिर उसके साथ आता है माइक्रोपाइल। क्या होता है? इट इज लाइक अ डोर दैट सीड यूजेस टू गेट वाटर। अब मैं आपको, ये माइक्रोपाइल है, ठीक है, हाइलम है, हाइलम के साथ ही माइक्रोपाइल है। इधर से हमारे सीड के अंदर जाएगा वाटर, वाटर प्रोवाइड करने के लिए ये यूज होगा। फिर inside the seed, embryo is an immature plant. It consists of a radicle, a plumule, and 2 cotyledons, seed leaves. अब इनको पढ़ते हैं तो ये क्या होता है? जो हमारा एम्ब्रियो है ना, बेबी प्लांट है एक्चुअली, उसके अंदर जो है ना यंग प्लांट इनसाइड द सीड। ये जो सीड है, सीड के अंदर हमारा एक यंग प्लांट ग्रो हो रहा है। सीड से ही हमारा पूरा प्लांट बन के निकलता है ना। तो इस सीड के अंदर हमारा जो यंग प्लांट है, एम्ब्रियो है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद है उसको देख लेते हैं। पहला आता है हमारे पास रेडिकल। यहाँ पे भी मेंशन है, ये वाला पार्ट हमारा रेडिकल कहलाता है। इसमें क्या है? इट इज द फर्स्ट पार्ट टू कम आउट ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारा प्लांट जब सीड जब ग्रो होना स्टार्ट होता है ना, जब उसमें से रूट्स, शूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट बनना शुरू होता है तो उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो रेडिकल हमारा वो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है जहां से हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट निकलेगा, ठीक है। इट डेवलप्स इनटू द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। आपने कभी गौर किया, आप सीड को जब सॉइल में दफनाते हो तो वो कैसे एक पूरा प्लांट बन जाता है? वैसे ही बनता है। उसके अंदर जो एक रेडिकल होता है, कभी अगर आपने ये प्रैक्टिस भी की हो, अक्सर लोग जो है ना दालों को और पीनट्स वगैरह को वैसे ही थोड़े से गर्म
जगह पे रखते हैं और उसमें से जो है ना उनकी जड़ें निकल आती हैं, ग्रीन ग्रीन सी। कभी अगर आपने लहसुन पे भी गौर किया हो, किचन में ऐसी गर्मी हो रखी रखी उसमें से एक रूट टाइप का निकल के बनना शुरू हो जाता है, जड़ें निकलती हैं, उसको हम रेडिकल कहते हैं, एम्ब्रियोनिक रूट कहते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा रेडिकल, इट इज द फर्स्ट पार्ट रेडिकल, जिससे हमारा क्या बनेगा, इससे हमारा एम्ब्रियोनिक रूट सिस्टम बनेगा, ओके। फिर हमारा आता है प्लूम्यूल। ये क्या होता है, इससे हमारा एम्ब्रियोनिक शूट सिस्टम बनेगा। रेडिकल से क्या बनेगा, रूट सिस्टम। प्लूम्यूल से क्या बनेगा, शूट सिस्टम। रेडिकल जो है ना जमीन के नीचे जड़ें बनाएगा, और जो ये प्लूम्यूल है ये जमीन के ऊपर हमारा जो स्टेम और फ्लावर्स वगैरह बनेगा उसको बनाएगा, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास कॉटिलेडॉन्स, सीड लीव्स। जो कॉटिलेडॉन्स हमारे पास होते हैं, ये हमारा जो बीच में पूरा ये वाला एरिया है ना, इसको हम कॉटिलेडॉन कहते हैं। दो भी होते हैं, एक भी होता है, ठीक है। वन और थ्री दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो ग्रोस इनटू रूट्स। मैंने आपको बताया रेडिकल जो है ना बनाएंगे हमारे रूट्स, प्लूम्यूल हमारे बनाएंगे शूट्स, और रेडिकल एंड प्लूम्यूल आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रूट एंड एम्ब्रियोनिक स्टेम रिस्पेक्टिवली। मैंने आपको ये चीज भी समझा दी कि रूट्स एंड शूट्स जब बनेंगे तो उसको हम एम्ब्रियोनिक रूट एंड एम्ब्रियोनिक स्टेम कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास एम्ब्रियो से बन के निकल गए। अच्छा, the embryonic stem above the point of attachment of cotyledon is called epicotyle. एक हमारे पास होता है हाइपोकोटाइल, एक होता है हमारे पास एपिकोटाइल। अब ये हमारे पास कॉटिलेडॉन है पूरा, ठीक है। कॉटिलेडॉन मैंने आपको बताया क्या चीज होती है, ये इनको हम सीड लीव्स कहते हैं। इनके अंदर जो है ना सारा फूड स्टोर होता है बेबी प्लांट का, और हेल्प करवाते हैं ग्रो करने में। वन कॉटिलेडॉन भी होता है, टू कॉटिलेडॉन्स भी होते हैं, डिपेंड करता है प्लांट पे, ठीक है। एपिकोटाइल क्या होता है, ये पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम है अबव द कॉटिलेडॉन। ये हमारा पूरा कॉटिलेडॉन का स्पेस से आप समझो, ठीक है। अगर हमारे पास एपिकोटाइल से हमारा जो है ना स्टेम्स निकलेंगे, ठीक है, स्टेम सिस्टम हमारा ग्रो करेगा जो प्लूम्यूल के साथ अटैच है ना एपिकोटाइल, इससे हमारे प्लांट के स्टेम्स निकलेंगे। और ये जो है ना एपी का क्या है, एपी का मतलब है ऊपर है, कॉटिलेडॉन से ऊपर है, तो इसीलिए हम इसको एपिकोटाइल कह रहे हैं, ठीक। इससे क्या होगा, अपर स्टेम एंड अपर लीव्स ग्रो होंगे। फिर हमारे पास आता है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या होता है, ये पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सिस्टम है जो बिलो कॉटिलेडॉन ग्रो होगा, ठीक है। एपिकोटाइल बिल्कुल सीड के ऊपर वाली साइड पे था, और हाइपोकोटाइल बिल्कुल सीड के नीचे वाली साइड पे, राइट, ठीक है। और इससे क्या होगा, इट कनेक्ट्स द cotyledon to the radicle. It helps in pushing the seedling out of the soil. ठीक। एपिकोटाइल से क्या बन रहा था, हमारे लीव्स और स्टेम्स बन रहे थे। हाइपोकोटाइल से हमारा क्या बनेगा, जो हमारा सीड है ना उसमें से वो जो है ना सॉइल में से स्प्राउट करने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। यानी कि जो हाइपोकोटाइल है ना वो हेल्प करवाएगा कि हमारा सीड ग्रो होए, इतना ग्रो हो जाए कि वो फूट पड़े और जमीन के अंदर से उसके रूट्स उसके स्टेम्स वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाए। The embryonic stem below the point of attachment is called hypocotyle. ठीक। अच्छा, एंजियोस्पर्म के बारे में हमने पढ़ा था, जो हमारे पास 3 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर नहीं था एंजियोस्पर्म, वो क्या है, उसमें भी फूड स्टोर होता है, ठीक है। वो रिच इन ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन होता है। ऑयल, स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स, ये चीजें जरूरी होती है फॉर अ प्लांट ग्रोथ। तो इसी वजह से ये एंडोस्पर्म जो है ना वक्तन फवक्तन एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे उसको सीड को, हमारे एम्ब्रियो को। देयर इज अ हाँ, तो ये कह रहे सो इनसाइड अ टिनी सीड देयर इज अ होल वर्ल्ड वेटिंग टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। इतना सा सीड है, लेकिन इस एक इतने से सीड से कितना कुछ ग्रो आउट हो रहा है, कितना कुछ निकल रहा है, इट्स अबव आवर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। एपिकोटाइल
हमें बताया है, हाइपोकोटाइल हमें बताया है, एपिकोटाइल बिल्कुल ऊपर होता है, हाइपोकोटाइल थोड़ा नीचे होता है, रेडिकल उसके बराबर में होता है, कॉटिलेडॉन इस बड़े से एरिया को कहते हैं, ठीक है, इस पूरी चीज को एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो है, ठीक है, और एम्ब्रियो के पास एंडोस्पर्म है, 3 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर जो फूड वगैरह प्रोवाइड करता है, फिर सीड कोट है जो प्रोटेक्ट करता है पूरे सीड को, ठीक। ये मोनोकॉट है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कोटिलेडॉन है, और ये डाइकॉट सीड है, बीन सीड, क्योंकि इसके अंदर 2 कोटिलेडॉन्स हैं, ठीक। डाइकोट सीड आप देख लो, 2 सीड्स एक साथ अटैच है, एक कोटिलेडॉन एंड सेकंड कोटिलेडॉन, सो इट्स लाइक दैट। ओके, फिर हम सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि सीड जर्मिनेशन असल में होता क्या है। मैं आपको इसकी इजी डेफिनेशन बताती हूँ क्या है, कि इट इज द प्रोसेस इन विच अ सीड स्टार्ट्स टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशंस लाइक वाटर, एयर एंड वार्मथ। मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन ताकि आप लोग को याद रहे। इट इज द process in which a seed starts growing into a new plant. ठीक है, under suitable conditions like water, air, warmth। सही, ये डेफिनेशन आप लोग याद भी कर सकते हो। जर्मिनेशन कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो सीड होता है वो स्टार्ट करता है ग्रो करना इनटू अ कंप्लीट न्यू प्लांट, ठीक है, कंप्लीट न्यू प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसके अलावा क्या होगा, अंडर सूटेबल कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बहुत तेज सर्दी है और हमारा प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर दे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। प्लांट को ग्रो करने के लिए प्रॉपर पानी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रॉपर हवा चाहिए और गर्मी भी चाहिए। गर्मी में बेटर ग्रो करता है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं, एक नॉर्मल टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। फिर हमारे पास जर्मिनेशन की 2 टाइप्स है, एक है एपिजियल जर्मिनेशन और दूसरी है हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन क्या है? It is the type of germination in which the cotyledons come above the soil surface. ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज द टाइप, द पार्ट कॉल्ड द हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल था और एक एपिकोटाइल था ना। हाइपोकोटाइल नीचे हुआ करता था, नीचे वाली साइड पे था ना। हाइपोकोटाइल स्ट्रेच करता है, स्ट्रेचेस आउट, और सीड को जो है ना ग्रो करवाने के लिए, लाइक जैसे बीन्स एंड कॉटन एंड पपाया में होता है, हाइपोकोटाइल क्या करता है, स्ट्रेचेस आउट एंड फॉर्म्स अ हुक, ठीक है, जो पुल आउट करता है सीड को फ्रॉम लीव्स कॉटिलेडॉन्स एंड उसको जमीन के ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, राइट, क्लियर। और जो इनका हाइपोकोटाइल पार्ट होता है ना, वो पुश कर रहा होता है हमारे सीड लीव्स को कि वो जमीन के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट करे। एपीजियल इसे कहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल बीन प्लांट्स। फिर हमारे पास आते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन, एंड ये वो टाइप ऑफ जर्मिनेशन होती है इन विच द कॉटिलेडॉन्स रिमेन बिलो द सॉइल सरफेस ड्यूरिंग ग्रोथ। इसमें क्या होता है, जो हमारे कॉटिलेडॉन्स होते हैं वो अंडरग्राउंड स्टे कर रहे होते हैं, ठीक है। और एपीजियल में क्या होता है, कॉटिलेडॉन्स अबव द ग्राउंड, ठीक है। और इसमें हमारे पास मटर हो गया, मेज प्लांट, कोकोनट प्लांट, ये सब इनकी एग्जांपल्स होती हैं। ये दो सिंपल सी बेसिक डेफिनेशंस थी। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन। कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया कि हमें सीड को ग्रो करवाने के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, सूटेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो दीज आर बेसिकली दोज कंडीशंस। क्या है इसमें? For seed to grow, they need the right conditions inside
आउटसाइड दोनों, ठीक है। एम्ब्रियो में इनफ फूड होना चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके एंड अलाइव रह सके। तो पहली चीज आती है वाटर, मॉइस्चर कंटेंट। Most seeds have very little water inside them. They can't start growing until they soak up water from their environment. This water is used to break down stored food and help parts of the baby plant to grow. क्या होता है कि जो हमारा सीड होता है उसके अंदर नेचुरली सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड फूड स्टोर्ड होता है, ठीक है। लेकिन कुछ सीड्स, लेकिन वो इनफ अमाउंट नहीं होता है, ठीक है। सो बेसिकली हमारे जो सीड्स होते हैं उनको वाटर रिक्वायर होते हैं, वो वाटर में खुद को सोक करके फिर अपना ग्रोइंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, जैसे हमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की नीड होती है। एज वी ब्रीथ सेम प्लांट्स ब्रीथ, द सेल्स इन द बेबी प्लांट नीड ऑक्सीजन एज वेल। तो ये उनको हेल्प आउट करते हैं ग्रोथ में, सही है। टेम्परेचर, different seeds like different temperature to start growing. For most plants the best temperature is 25 to 30 degree. अब हम भी इंसान हैं, अब आप एक चीज बताएं, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा होता है 40, 45 डिग्री, 46 डिग्री गर्मियों में, हमें नहीं अच्छा लग रहा होता वो टेम्परेचर। हम चल तो रहे हैं, हम जिंदा तो हैं, हम काम तो करें, बट वी डोंट लाइक दैट टेम्परेचर एट ऑल, ठीक है। हमारा दिल चाहता है हम कुछ भी ना करें उस टेम्परेचर पे। सेम आर द प्लांट्स, बहुत हाई टेम्परेचर हो बहुत लो टेम्परेचर हो, दोनों ही सूटेबल नहीं है। 25 to 30 डिग्री टेम्परेचर इज द आइडियल टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर पे दे वर्क वेल, राइट। यहाँ हमारे ये 3 बेसिक कंडीशंस है, वाटर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर, राइट। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के अपने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।